आदाब। आवाज़ द वॉइस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ आज मौजूद हैं अस्करी नकवी साहब, जो कि एक वोकल आर्टिस्ट हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, अवध की उस ज़मीन के रहने वाले हैं जहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब पल कर बड़ी हुई है, जहाँ से वो जवान हुई है और जहाँ आज भी उसकी जड़ें इतनी मज़बूत हैं कि वक्त उसे हिला नहीं पाया है। नकवी साहब ख़ुद सूफ़ी कलाम पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं और दास्तान गोई करते हैं, अवधी में करते हैं, हिंदी में करते हैं, उर्दू में करते हैं। ख़ुद इस चीज़ की मिसाल हैं कि गंगा जमनी तहज़ीब क्या है, और आज वो हमसे इसी बारे में बात करेंगे कि गंगा जमनी तहज़ीब कितनी गहरी है। वो इस बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने ये जो कुछ चुना, जो अपना एक रास्ता चुना, वो क्यों चुना, क्यों वो इस चीज़ को, वो जगह जगह टूर करते हैं। अभी रिसेंटली वो बेंगलोर में भी थे, और जहाँ पर वो इस पैगाम के साथ जाते हैं कि हिंदुस्तान की ये गंगा जमनी तहज़ीब, या कह लीजिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता की तहज़ीब है, वो कितनी गहरी है, उसके बारे में वो बात करते हैं। चलिए अब बिना वक्त गंवाएं मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नकवी साहब का। शुक्रिया साकिब, शुक्रिया टू मुझे यहाँ आज दावत देने के लिए। और मतलब जैसा आपने अर्ज़ किया, गंगा जमनी तहज़ीब, मेरे ख़याल मैं बात यहाँ से ही शुरू करूँगा। आदाब सबको, सारे ख़वातीन और हज़रात जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको तो बात मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि एक थ्रेड है मेरे लिए गंगा जमनी तहज़ीब, ये कॉम्पोजिट कल्चर जिसको हमने जिया है, जिसको हमने देखा है, जिसको हम पहचानते हैं। बहुत ही बारीक सी लाइन है ना, पता भी नहीं चलता आप कब इस तरफ और कब उस तरफ हो जाएं। जैसा कि इस वक्त गंगा कहाँ है और जमुना कहाँ है, ये ज़्यादा पता नहीं चलता। बिल्कुल बारीक सा एक थ्रेड है, बहुत बारीक सा थ्रेड है, बहुत ही कीमती थ्रेड है, बड़ा ही नाजुक थ्रेड है। हमने जिया है, उसको देखा है आँखों से। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है मेरे वालिद का, मैं दूँ आपको। जब बचपन में मुझे याद है, कचहरी में उनकी एक छोटा सा स्टूडियो होता था जिसमें वो फ़ोटोग्राफ़ी और फ़ोटोकॉपी वग़ैरह की मशीन लगा रखी थी उन्होंने उसमें। तो वकील संघ के उसमें फंक्शंस होते थे, और वकील उनको अक्सर, जो वकील संघ के जो लॉयर्स थे, वो उनको बुलाते थे और उनसे कहते थे कि भाई आप कुछ सुनाइए, कुछ चीज़ें सुनाइए। तो मैंने उनको बचपन से राम भजन, तमाम और भजन, कृष्ण भजन गाते सुना है। कृष्ण लीला की चीज़ें गा रहे हैं, राम भजन गा रहे हैं। मुझे अगर ये भजन जो है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे आता है तो उन्हीं की वजह से आता है। न मैंने बाद में न मैंने पंकज उदास को सुना, न मैंने किसी और को सुना, उनकी ज़बानी सीखा। अभी एक नशिस्त हुई लखनऊ में, मैं कुछ दिनों पहले, अभी मैं यहाँ आया हूँ परसों। उसमें भी आखिर में उन्होंने उनसे लोगों ने कहा कि जब उनको ये पता लगा कि ये हमारे वालिद हैं और ये भी गाते हैं, तो ये हुआ कि वो भी सुनाएं कुछ। उन्होंने सुनाया और उन्होंने ही सांग पायो जी मैंने, वो थ्रिल्ड की ये वही चीज़ है जो मैंने हमेशा इनसे सुनी और जो ये जगह जगह जाकर के गाया करते थे। आजकल नकवी साहब, आजकल आम तौर पर लोग ये बात करते हैं कि नफ़रतें बढ़ गई हैं, हिंदुस्तान बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। 1990 के बाद अगर आप दुनिया में देखें, एकेडमिया के थ्रू देखें, तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के अराउंड बात करने लगे हैं। तो ऐसे में क्या सच में दुनिया बदल रही है, या दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी कि कुछ लोग नफ़रतों की बात करते थे? और कितना ज़रूरी हो गया है आज के दौर में इन चीज़ों की बात करना जिनकी आप कर रहे हैं, घूम घूम कर बात कर रहे हैं, लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि नहीं, तहज़ीब जो हैं कल्चरली कहीं ना कहीं एक होती हैं, उनमें एक संगम भी होता है और कहीं पर वो अलग अलग धाराओं में भी बहती हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या नफ़रतें सच में बढ़ी हैं? यार देखो, एक चीज़ तो ये है कि एक प्रोपेगेंडा है जिसमें कोई शक नहीं है ना, जो कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ बहुत ज़ोर शोर से, अगर आप वहाँ मुस्तकिल देखते रहें तो आपको लगेगा कि नफ़रतें बहुत बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें गड़बड़ नहीं है, ज़मीन पर भी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। इस किस्म के कॉन्वर्सेशंस, इस किस्म की बातें जो पहले कभी नहीं होती थी, वो होने लगी। बातें कॉन्वर्सेशंस हैं, लेकिन
असल में जो ज़िंदगी जीने के तरीक़े हैं वो अभी भी तकरीबन वैसे ही हैं। लोग उसी तरह से एक दूसरे से उनका काम चलता है, बग़ैर उसके तो रह नहीं सकते। एक मोहल्ले में अगर रह रहे हैं, एक कस्बे में अगर रह रहे हैं, एक इलाके में अगर, एक मोहल्ले में, कस्बे में, जहाँ भी रह रहे हैं, तो जो जीने के लिए जो आदान प्रदान चाहिए वो तो वैसे ही बरकरार है ना। अभी भी जो आपके दुकान किसी की है, वर्कर कोई और है, मुसलमान काम करता है, दुकान मुसलमान की है, हिंदू काम करता है, वो वही तरीक़े हैं उस तरह से। लेकिन हाँ, ये बातें ज़रूर हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें जो दिल को दुखाती हैं, जो एक दूसरे को के ऊपर तंज़ करती हैं, वो ज़रूर हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नफ़रत बिल्कुल जड़ों में उतर गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई जड़ों में उतर गई। बहुत पुरानी तहज़ीब है ये, अच्छा, बहुत पुरानी तहज़ीब है, 4-4 हज़ार साल पुरानी तहज़ीब है ना, और सेक्युलरिज़म की तहज़ीब है। तो इतना आसान नहीं है कि उन जड़ों में किसी भी किस्म की नफ़रत, जड़ों को खोदना आसान नहीं करके गढ़ा हुआ है यार सब कुछ। इतना गढ़ा हुआ है कि एक सूफ़ी शायर है जो कि रहने वाला है सलोन का, मैं अक्सर उनकी बात करता हूँ क्योंकि मैंने अपने बुज़ुर्गों से उनके बारे में सुना है। मैंने ख़ुद तो उनको नहीं देखा, लेकिन हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने उनको देखा था। शाह नहीं मता सलोन के पीर हैं, सलोन रायबरेली में एक कस्बा है, वहाँ के पीर हैं। तो मनक़बत लिखते हैं भजन के अंदाज़ में, है ना, कि कैसे तारीफ़ कर रहे हैं अली की, और इस तरह से कर रहे हैं मालूम होता है कोई भजन गा रहा है बैठ कर के। कैसे है, भज रसना हर दम अली अली, भज रसना, भज रसना हर दम अली अली, भज रसना शेर खुदा के महाबली, भज रसना, भज रसना हर दम अली अली, भज रसना, भज रसना पाप हरे सब दुख बिसरावे, पाप हरे सब दुख बिसरावे, नाम मोहम्मद नाम अली, भज रसना, भज रसना हर दम अली अली, भज रसना। तो ये जो है ना, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट जो हमारी रगों में है, हमारे रोए रोए में है, वो ये है, ये तहज़ीब है, ये बातें हैं, इस किस्म की शायरी है ये। और ये सिर्फ महज शायरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महज शायरी में। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अरे भाई गंगा जमुनी तहज़ीब तो शायरी और गाने बजाने की चीज़ है, असल में नहीं एग्जिस्ट करती है। आई मीन हाउ कैन यू से दैट? आई मीन हम जिए हैं उसको यार, पले बड़े हैं उसमें, और हमें समझ में इसी तरह से आता है ना। एक बात जो बहुत चलती है कि जिसको मैं तो समझता हूँ भाई उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब ये वो एक अलग बात है कि वो नैरेटिव किस तरह से फेंका जाता है आपके ऊपर, उस नैरेटिव में ज़बरदस्ती है, उस नैरेटिव में हाउ इट इज़ पुट टू यू इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो नैरेटिव मैं समझता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ये है कि हम सब कल्चरली हिंदू हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। कल्चरली जो हमारा रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी है वो यही है, हम हैं। और मैं 100% इस बात को बिलीव करता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब वो एक अलग बात है कि इस वक्त पॉलिटिकली उसको किस तरह से कहे जाने की कोशिश की जा रही है और डिनाई करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। बट आई बिलीव दैट आई एम अ कल्चरली हिंदू। बचपन में शायद ही कोई ऐसी होली होगी, आज भी होली है या दिवाली है, जब हमने उसको ना मनाया हो। मैं आज भी होली खेलता हूँ, खूब जम के होली खेलता हूँ। दिवाली में पूरे घर में हमारे यहाँ दिए जलते हैं, हम पटाखे छुड़ाते थे, सब कुछ करते थे। एंड नेवर अंडरस्टूड, कभी दिमाग में भी नहीं आया कि ये कोई हिंदू त्यौहार है या ये कोई मुस्लिम। ईद जैसे ईद वैसे बकरीद, जैसे दिवाली वैसे होली। तो इस तरह से पले बड़े हैं, इस तरह से। आई रिमेंबर मुस्तफ़ाबाद जो हमारा कस्बा है, हम लोग, मुझे याद है दिवाली, ऐसे तो हम लोग अमूमन नहीं होते थे वहाँ इस वक्त में, लेकिन फॉर सम रीज़न एक साल की बात है, हम लोग दिवाली में वहाँ मौजूद थे। एंड आई सॉ कि हम सबको मोमबत्तियाँ ला के दे दी गई, ढेर सारी हमारे चचाओं ने ख़रीद के ला के दी कि बोले चलाओ घर सजाओ, दिवाली है शाम को।
एंड वी ऑल, मतलब पूरे दिल से हमने पूरा घर, बड़ा सा घर था, एक एक कोने कोने मोमबत्ती लगाई, घर सजाया, दिवाली मनाई. आई मीन दैट इज़ हाउ वी ग्रोन अप यार. नज़ीर अकबर आबादी, मतलब हम ये तो मैं लिव्ड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, कोई शायरी तो है नहीं इसमें, है ना. शायरी तो ये है कि भाई नज़ीर कहते हैं, नज़ीर अकबर आबादी जो अकबराबाद आगरा जो पुराना नाम है वहाँ का शायर है, वो कहते हैं कि हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, किसी के दिल को समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल को मज़ा खुश लगा दिवाली का, अजब बहार का है दिन बना दिवाली का, अजब बहार का है दिन बना दिवाली का. तो यार ये है, क्यों याद है मुझे ये सब कुछ? मैंने ये भी तो एक बात है ना, क्यों याद है मुझे, क्या ज़रूरत है ये सब याद करने की? इसलिए याद है क्योंकि ये हम समझते हैं, इसको बिल्कुल अंदर तक समझते हैं इस बात को कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, उस कोहेसिव लिविंग के लिए जो हम बरसों से जीते आ रहे हैं. अभी अभी आपने बिल्कुल सही बात कही कि अलग अलग तरीक़े से आज की सियासत इन चीज़ों को बताने लगी है. और इससे मुझे अपना ही एक किस्सा याद आया, जो अभी आपने एक नज़्म पढ़ी नज़ीर अकबर आबादी साहब की. इस पर बहुत लगभग 5 बरस पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, दिवाली इन द आइज़ ऑफ नज़ीर अकबर आबादी. और उसके बाद उसके जवाब में एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल आया था कि एक इंसान ने हमारे हिंदू त्यौहार को सेक्युलराइज करने की कोशिश करी है और ये एक कॉन्स्पिरेसी है. और मतलब ये मुझे काफ़ी अजीब लगा था कि सेक्युलराइज करने की कोशिश क्या होती है, लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है कि ये सच में हो रहा है. इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, आप जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह लोगों के बीच जाते हैं, मिलते हैं. ये कहा जाता है कि अवध एक अलग जगह है गंगा जमनी तहज़ीब की, बाकी हिंदुस्तान अलग तरीक़े से देखता है. क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि अवध में गंगा जमनी तहज़ीब की जड़ें ज़्यादा मजबूत हैं बनिस्बत के जब हम बाकी हिंदुस्तान की बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की या साउथ इंडिया की या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो क्या सच में ऐसा है या नहीं, इत्तेफाक नहीं रखते? मैं इत्तेफाक रखता हूँ कुछ हद तक. गंगा जमनी तहज़ीब जो है वो ज़ाहिर है गंगा जमुना जहाँ जिस इलाके में है वो वहाँ की है. उसके अलावा वहाँ पे अपने मैकेनिज़्म होंगे और इलाकों में. भाई देखिए, गंगा जमनी तहज़ीब है क्या, मोटे मोटे अगर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें उसको और बहुत ही साइंटिफिक तरह से समझने की कोशिश करें, कोई रोमांटिक चीज़ नहीं है. अवध एक वक्त था जब अवध के इलाके में लोग सेटल होना शुरू किए. बहुत ही फर्टाइल इलाका था ना. मेरे एक दोस्त हैं समीर, लखनऊ में, अक्सर वो ये बात कहते हैं कि किस तरह से अवध बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड स्टिल एक वक्त से इतना ज़्यादा लोग आकर के बस गए, यहाँ से वहाँ से हर तरफ से आकर के लोग बस गए कि आपके पास और ऑप्शन क्या था. यू हैड टू डिवाइस अ मैकेनिज़्म, एक टॉलरेंस का मैकेनिज़्म, एक कोहेसिव सोसाइटी बनाने का मैकेनिज़्म आपको डिवाइस करना था. और वो कुछ और नहीं है, वही गंगा जमनी तहज़ीब है. यानी ये कि एक ही कल्चर, एक छोटा सा इलाका है अवध का, है ना, बहुत बड़ा बस ठीक है, बड़ा है, ऐसा छोटा भी नहीं है, लेकिन इतने लोग आकर के बस गए कि एक वक्त में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उस इलाके की पहुंच गई थी. और क्योंकि फर्टाइल लैंड था, बहुत ही फर्टाइल लैंड था, गंगा दोआब का इलाका था, गंगा जमुना का इलाका था. तो इन्होंने एक चीज़ तैयार की, एक चीज़ बन गई अपने आप, खुद ब खुद बन गई, शायद कोई ऑप्शन ही नहीं था, जिसको हम अब आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं कि साहब ये देखिए गंगा जमनी तहज़ीब, क्या कमाल की बात है. विच इज़ एब्सोल्युटली कमाल की बात है कि इतना खूबसूरत मैकेनिज़्म आपने डिवाइस किया एक साथ रहने का, और उसको डिनाई नहीं कर सकते. एक पहलू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है. कोई भी इसको अगर डिनाई करता है, ये कहता है कि साहब ये सब कोई बात नहीं है, मैं ठीक है यार, आप कहिए ये कोई नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज़म्स. इट्स नॉट द मैकेनिज़्म टू लिव टुगेदर, इट इज़ वन ऑफ द मैकेनिज़म्स जिसकी वजह से समाज एक साथ बंधा हुआ है. और इलाकों की जहाँ तक बात है साकिब साहब,
और इलाक़ों में अपने अपने उनके मैकेनिज़म्स होंगे ज़रूर ना, और इस बात पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि रूल कौन कर रहा है, रूलिंग फोर्सेस कौन है। यहाँ नवाब रूलिंग फोर्सेस थे, मुग़लों का एक प्रेजेंस था, दिल्ली से यहाँ तक बात पहुँचती थी एक वक्त तक अवध वाज कंट्रोल्ड बाय द मुग़ल्स। फिर नवाब बाद में आए, वो उनको भेजा बुरहानुल मुल्क को, और फिर वो नवाबी क्योंकि मुग़ल ख़त्म हो गए और एक नवाबी तहज़ीब बन गई। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक तहज़ीब को तैयार करते हैं, जिसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जियोग्राफी के फैक्टर्स हैं। तो जाहिर सी बात है गंगा जमनी तहज़ीब इज़ स्पेसिफिक टू दिस एरिया। इट्स सो दैट इज़ आई थिंक माय आंसर टू योर क्वेश्चन। आपकी नज़र में अगर हम बात करें मोटे तौर पर, आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं जी, तो जाहिर सी बात है लोग जब आपको बुलाते हैं अपने मतलब कहीं पर आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप कुछ कलाम पढ़ते हैं, तो आपकी जो दिल के करीब कुछ ऐसे कलाम होंगे जिससे आप ये गंगा जमनी तहज़ीब का अपना जवाब देना चाहते हैं। कौन सा कलाम है, अगर मैं कहूँ एक फ़ेवरेट, चलिए फ़ेवरेट तो एक नहीं होता है आमतौर पे किसी का भी, लेकिन अगर आपसे कहें कि एक दो फेवरेट, और उसके फेवरेट यानी कि उसके पसंदीदा होने की कोई ख़ास वजह, क्या वो ज़बान में है कि फ़िलासफ़ी में है कि क्या वजह है, और आपने उन्हें क्यों चुना है कि आप उसे हर जगह लोगों को सुनाना चाहते हैं? अब जैसे एक कलाम है, मोहसिन काकोरवी एक शायर हैं, काकोरी एक कस्बा है अवध के इलाके में, लखनऊ के बहुत नज़दीक है। तो मोहसिन काकोरवी जो हैं उनका कलाम है। मैं इंट्रोड्यूस इससे कैसे हुआ, बहुत सालों पहले एक बहुत मशहूर यहाँ पे दिल्ली में होते थे, ज़ुबी आमिर साहब फिल्म बनाते थे, डीडी उर्दू के लिए, डीडी के लिए काम किया करते थे। अ वेरी वेल नोन कैमरा पर्सन, ऑल्सो वाज मेकिंग गुड फिल्म्स। तो ज़ुबी साहब ने एक फ़िल्म बनाई दास्तान हज़ार रंग, और दास्तान हज़ार रंग में उन्होंने हमें भी बुला लिया। उस वक़्त मेरे ख़्याल में मैं रहा होऊंगा शायद क्लास 12 या कॉलेज फर्स्ट ईयर रहा होगा, इस बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने हमको भी बुलाया और कहा कि क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि मैं गाता हूँ कुछ, उस वक़्त तो खैर उस तरह की तैयारी नहीं थी, गाना नहीं था ना, उस तरह से तालीम ली थी, बाद में वो बढ़ गया थोड़ा, लेकिन तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें गानी हैं ये वो, और कॉन्टेक्स्ट ये हैं। सो हमारे जो चचा हैं यहाँ दिल्ली में, बहुत लोग उनसे वाकिफ़ हैं, सईद नकवी साहब जो जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे इससे, और उन्होंने कहा कि यार क्या हो रहा है मालूम है, ये जो कलाम है मोहसिन काकोरवी का, समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, तैरता है कभी गंगा कभी जमुना बादल, और खूब छाया है सरे गोकुलो मथुरा बादल, सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। तो उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है रसूल अकरम की पैदाइश अरब में हो रही है, और उसका सेलिब्रेशन हिंदुस्तान में शायर मोहसिन काकोरवी इस अंदाज से करता है जिसमें वो काशी गंगा जमुना सिंबल्स इस्तेमाल करता है। अब इसको कोई कुछ कहे, सेक्युलराइज करने की कोशिश कहे या ये कहने की कोशिश कहे कि वो पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि यार क्या खूबसूरत बात है, और बिल्कुल समझ में आने वाली, मेरे समझ में आने वाली बात है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने, एक बार फिर से सुनाएंगे? हाँ, मैं सुनाता हूँ, गा के सुनाता हूँ उसको। तो ये उनकी पैदाइश है ना, और यहाँ पे किस तरह से वो सेलिब्रेट करता है। सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, तैरता है कभी गंगा कभी जमुना बादल, खूब छाया है सरे गोकुल मथुरा बादल, खूब छाया है सरे गोकुल मथुरा बादल, रंग में आज कन्हैया के है डूबा बादल, रंग में आज कन्हैया के है डूबा बादल, खबर उड़ती हुई आई है मधुबन में अभी, खबर उड़ती हुई आई है मधुबन में अभी, के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल, सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, तैरता है कभी गंगा कभी जमुना बादल,
तैरता है कभी गंगा कभी जमुना बादल। तो ये कुछ इस तरह से ये चीज़ है। तो ये मेरी बहुत पसंदीदा चीज़ है और मैं अक्सर जब मैं परफॉर्म करता हूँ अलग अलग शहरों में जा कर के तो मैं इस तरह की चीज़ें सुनाता हूँ। आई मीन वही अगेन द आइडिया इज़ नॉट कि ये सब सुना करके मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं जो सुनने वाले हैं वो इस बात को कि वो भी मतलब वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वाकफ़ियत ही नहीं होगी शायद लोगों को इस बात से कि भैया इस तरह की एक तहज़ीब, इस तरह का एक कल्चर, इस तरह के ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। नहीं जानते लोग यार। मैं वन ऑफ द पीपल हूँ जो ऐसी बात कह रहा हूँ। हमारे चचा और हमारे बाप और ये लोग सब तो पता नहीं कब से ये सब कह रहे हैं। वो जीते हैं कहते आए हैं उसको। मैं तो अब लेकिन वो कंटिन्यूड है। मुझे और कहना पड़ रहा है शायद अब क्योंकि बात पहुंचानी है कि भैया वो मैकेनिज़म्स आप भी आइडेंटिफाई करें, हम सब आइडेंटिफाई करें अपने इर्द गिर्द, जिनकी वजह से इस तरह का एक टॉलरेंट, एक कोहेसिव सोसाइटी बरकरार रहे, लोग अमन से खुशी से रहें। अच्छा नकवी साहब, आपने आमतौर पे बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एक सवाल आमतौर पर ये उठाया जाता है कि अर्बनाइजेशन का या अंग्रेज़ी तालीम का जो असर है उसने कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया है हमारे इस कल्चर को। तो जैसे आपने अपनी नज़र से आप क्या देखते हैं कि क्या कस्बे में, गांव में ये तहज़ीब ज़्यादा ज़िंदा है और अर्बन एरियाज़ ख़ास तौर पे जैसे दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, इन जगह पर कहीं ना कहीं दूरियां ज़्यादा बढ़ी हैं या ज़्यादा हैं और कस्बों में लोग ज़्यादा मिलजुल कर रह पा रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है? यार ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कि वो अंग्रेज़ी तहज़ीब को बिला वजह गाली देने की ज़रूरत नहीं है। कोई हर्ज नहीं है अंग्रेज़ी तहज़ीब में। जैसे सारी तहज़ीबें हैं वैसे अंग्रेज़ी तहज़ीब है, जितनी और तहज़ीबें हमारी अपनी हैं वैसे अंग्रेज़ी तहज़ीब भी हमारी अपनी है ना। क्या डाइनिंग टेबल पे हम खाना खाते हैं और आई एन्जॉय ऑल काइंड ऑफ अंग्रेज़ी चीज़ें जिसमें मैं ख़ुद पकाता हूँ ना जाने क्या क्या, वो जो सारे कॉन्टिनेंटल चीज़ें हैं, ओल्ड स्टाइल शेपर्ड्स पाए और स्ट्यू एंड एवरीथिंग आई कुक एंड आई ईट, वो सब कुछ। तो मुझे कोई परहेज़ नहीं है, ना अंग्रेज़ी ज़बान से कोई परहेज़ है ना अंग्रेज़ी तहज़ीब से कोई परहेज़ है। जैसे मुझे गंगा जमनी तहज़ीब है मेरे लिए है, वैसे ही वो सारी सब कुछ है यार। वही सब कुछ मिलकर के ही तो बना है ना। ऐसा थोड़े है कि उसको खानों में देखने की ज़रूरत नहीं है कोई, सब कुछ मिला जुला करके बना। और शहरों और कस्बों में ज़ाहिर है रहन सहन के फ़र्क हैं। शहरों में अब ज़िंदगियाँ ऐसी हैं कि एक तो ये है कि भाई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं बहुत सारे, और फिर इस तरह के मोहल्ले ख़त्म हो गए हैं। एक ही बगल में ये सारी परेशानियां हैं कि आप एक ही बगल के फ्लैट में रहते हैं, बगल वाला एक दूसरे को नहीं जानता। उसकी वजहें हैं, उसकी वजहें ये भी हैं कि ज़िंदगी जीने का तरीक़ा, देखने का उसको तरीक़ा बदला है। लोग अपने चार लोगों के बीच में फोकस्ड हैं, उसी पे सारी एनर्जी डाल रहे हैं। कस्बों में अभी भी ये है कि वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी लिविंग है, जो कि शहरों में अब कम हो गई है। कम्युनिटी लिविंग उतनी ज़्यादा नहीं है, लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, खुद ही अपना मैनेज कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। हर चीज़ कमर्शियली अवेलेबल है, आप ख़रीद सकते हैं बाज़ार से और ला सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बट अभी भी छोटे इलाकों में, कस्बाती इलाकों में वो सेटिस्फैक्शन आज भी कम्युनिटी शेयरिंग से ही आता है, जहाँ पर आप अपने मोहल्ले कस्बेदारी में और उसमें इनसे मिलने जाते हैं, उनके यहाँ से हलवा आता है, उनके यहाँ से ये जाता है, उनके यहाँ वो होता है, तो उसमें ही और बहुत सारी चीज़ें मुहैया ही नहीं हैं जो आप ख़रीद सकें, जिस पे आप कर सकें। तो फ़र्क हैं, रहन सहन के फ़र्क हैं। लेकिन शहरों में भी अगर आप देखो, अर्बन इलाकों में अगर आप टटोलोगे उनके दिलों को, जब मैं परफॉर्म करता हूँ जैसे ना अलग अलग शहरों में जा कर के अलग अलग तरह की अर्बन ऑडियंस के सामने ख़ास तौर से, तो टटोलो तो वो उनके अंदर भी वो मौजूद है कहीं ना कहीं ऐसा, क्योंकि है तो यही मिट्टी की पैदाइश ना, सब कहाँ से और कहाँ से आ रहे हैं, वही तो है, तो दिमाग में वही ख़मीर तो वही है। तो टटोलो तो मिल जाता है कि भैया इनके अंदर भी है वो चीज़ जो ढक गई है किसी एक अलग तरह की ज़िंदगी में जो वो गुजार रहे हैं। वही बात है, जैसे एक शायर ने कहा है कि बड़े बड़े शहरों में कैसे कोई किसी से प्यार करे, जितने आसपास घर हैं उतना आना जाना कम। तो खैर वो तो एक अलग बात हुई। आपने अभी बात की खाना पकाने की। जी आप एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। जी हाँ, मतलब मैंने वो रेस्टोरेंट शुरू किया था 2018 में नेमत खाने के नाम से, लखनऊ के कैसरबाग इलाके में है।
और अब तो मैं उतना ख़ुद मौजूद नहीं होता हूँ, एक टीम है जो उसको चलाती है क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, बट इट्स रनिंग देयर। और वो अवधी खाने का रेस्टोरेंट है जिसमें आइडिया ये है कि जो लखनऊ और अवध के इलाक़ों में घरों में जो रेसिपीज़ होती हैं उन रेसिपीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए। और नॉट इवन दैट, हम लोग हर वीकेंड पे घरों को दावत देते हैं, घर जो पुरानी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं उनको दावत देते हैं कि आप आइए और हमारे किचन में पकाइए और लोगों को खिलाइए। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स एवरी वीकेंड एज वेल। तो वो ये नेमत खाने के नाम से एक जगह कैसर बाग लखनऊ में चल रही है। तो जो सुनने वाले हैं, सामीन हैं, वो अगर लखनऊ तशरीफ़ लाएँ तो ज़रूर आइए नेमत खाने। जी, नेमत खाना मतलब एक हमारे दोस्त हैं, हिस्ट्री पर लिखते हैं, उन्होंने कुछ साल पहले इस पर एक मजमून लिखा था कि नेमत खाना एक अल्फाज जो है उसका एक लफ्ज़ जो है उसका जो मीनिंग है वो पहले एक घर में एक अलमारी होती थी जिसमें खाने का सामान रखा जाता था, क्योंकि लोग खाने को नेमत मानते थे। अब लोग नेमत ही नहीं मानते हैं तो वो नेमत खाना भी ख़त्म होता चला गया है। आपको खाने की नज़र से अगर आपको कहा जाए, अभी तक हमने शायरी और कलाम इन सब के नज़र से देखा, क्या इसकी नज़र से भी आप देखते हैं कि कल्चर जो एक सिंक्रेटिक कल्चर है वो उसका कोई फ़र्क पड़ा है खाने पर? किस तरीके से रेसिपीज़ डेवलप हुई हैं ओवर द टाइम? आपने कभी सोचा इस बारे में? यार मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं कि सिंक्रेटिक कल्चर और खाने का डायरेक्ट कोई ऐसा कनेक्शन है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो उस सिंक्रेटिक कल्चर को बढ़ावा देते हैं। ये मसलन लंगर जैसी चीज़ें जो उस तरफ, चाहे वो चैरिटी के ज़रिए से कि भाई आप खाना तकसीम करवा रहे हैं, खाना खिलवा रहे हैं, खाने के इर्द गिर्द ईद बकरीद के मौके हैं जिसमें लोग आपके घर आ रहे हैं, आकर के खा रहे हैं, सेवइयाँ पक रही हैं। तो साहब ये भी है कि वेजिटेरियंस भी आते हैं खाना खाने, तो उनके लिए क्या पकेगा, नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्या पकेगा। वेजिटेरियंस के लिए हमारी अम्मा जो हैं वो लौकी के कबाब पकाती थीं, या उनके लिए छोले पक गए, या जो भी ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें होती थी, फिर धीरे धीरे और चीज़ें पकने लगीं। तो ये सारे ख्याल रखे जाते थे हमेशा से ना। और कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो आते थे और आकर के सिर्फ लौंग इलायची खाते थे, तो उनके लिए लौंग इलायची अलग रखी जाती थी। तो ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, मगर उसके साथ मैं एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा सा, खाने पीने से ही ताल्लुक़ है उसका थोड़ा सा। उसको अब कम्युनल कोई कहना चाहे तो कम्युनल कहे, मैं तो नहीं समझता उसमें ऐसी कोई कम्युनल बात है। वो उनका अपना अक़ीदा है, उनका अपना बिलीफ है। एक साहब आते थे हमारे घर, मैं नाम नहीं ले सकता कि कौन क्या, क्योंकि पता नहीं बात कहाँ चली जाए। आते थे, पड़ोस में ही रहते थे, आते थे महाभारत देखने के लिए। उस वक़्त महाभारत, हम लोग छोटे छोटे थे। तो उन्होंने पानी आज तक एक गिलास नहीं पिया पंडित जी, लेकिन लौंग इलायची उनके लिए रख के रखी थी, तो वो लौंग उठाते थे और मुंह में रख लेते थे। एंड वी रिस्पेक्टेड दैट, वी हैड नो प्रॉब्लम विद दैट। वो हमेशा आते थे, बैठ करके महाभारत देखते थे टीवी के ऊपर साथ में हम लोग उनके साथ बैठ के देखते थे, और वो लौंग खाते थे, और हमें उससे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि हमें लगता था कि भाई वो उनका बिलीफ है कि उनके धर्म में ऐसा उनको बताया गया है। जैसे कि भाई धर्म में बताया गया है कि आप सुअर ना खाइए, वैसे उनके धर्म में उनको बताया गया होगा कि आप ये ना कीजिए, वो ना कीजिए। उनके अपने तौर तरीक़े हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द थिंग इज़ दैट कि येट ये सब कुछ और ये हकीकतें हैं यार, कोई झूठ थोड़े है, ये हकीकतें हैं, ज़मीनी हकीकतें हैं कि इस तरह से लोग ये ट्रेडिशंस नहीं, ये तौर तरीक़े थे, सबके अपने अपने थे ना। कोई कहीं जाके कुछ नहीं खाता था, कोई कहीं जाके, अब उसमें ज़ात पात के भी एंगल हैं, उसमें कम्युनल एंगल भी हैं, वो सब हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार वो उनका अपना तरीक़ा था, वो आते थे और हमने उसको हमेशा रिस्पेक्ट किया, और कभी कोई उसमें कोई झगड़ा नहीं था किसी तरह का उनसे। हम उनके घर जाते थे, हमें कोई एतराज़ नहीं था खाने में। हम उनके यहाँ होली पे जाते थे, हम उनके यहाँ पापड़ खाते थे, वो हमको खिलाते थे। उनके गुजिया बनती थी, हम उनके यहाँ जाते थे, वो हमें खिलाते थे। सो इस तरह से देखने की ज़रूरत है मुझे लगता है, अगर, क्योंकि ऐसे ही तो है ना, क्योंकि सबके अपने अपने तरीक़े हैं। और अगर हम इस बात पर झगड़ना शुरू कर देते हैं उनसे कि भैया आप हमारे यहाँ का पानी नहीं पियेंगे तो हमारे घर में घुस नहीं सकते हैं, तो फिर ख़त्म हो जाएगा डिबेट, डिस्कशन ही ख़त्म हो गया सारा। फिर तो हमने सारे रास्ते बंद कर दिए ना। So that is what it is.
नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सारा वक्त दिया। काफ़ी वक्त शायद हो चला है आपका भी, आपको भी शायद और मसरूफियात होंगी, लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए कुछ आपके दिल के करीब कोई कलाम हो, और साथ में ये भी बताइएगा कि क्यों आप वो कलाम हमें सुनाना चाहते हैं। बस आप शेयर कीजिए। ज़रूर जी। तो एक चीज़ है इसमें, गंगा जमुनी तहज़ीब जैसी बात है भी, और लेकिन एक ट्रेडिशन की बात है जो मैं अक्सर गाता हूँ। एक रिवायत है जो शाह नई मता अगैन, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था, उन्हीं की मज़ार पे सलून में एक सिलसिला है जिसमें बरसों से ये होता आ रहा है कि लोग सर पे गगरी रख करके आते हैं लाइन से कतार में, और जो सूफ़ी है, जो सज्जादा नशीन है, जो गद्दी नशीन है, वो उस गगरी को उतारते हैं और रखते हैं। मतलब ये उसका सिंबॉलिक ये वो है कि पाप की गगरी सर से उतार के नीचे रखते हैं। तो और उसमें कव्वाल वहाँ जो बैठे होते हैं वो गाते हैं। लेकिन उसमें हमारी घर में एक मेरासन आती थी, असीमुन बुआ, जो बहुत सारे मौक़ों पे आती थी, शादी ब्याह के मौक़ों पे, बच्चा पैदा होने का मौका है, या जो भी मेहंदी है, जो भी है, इस तरह के मौके हैं, उन पे वो आती थी और गाना बजाना होता था। मैंने उनको देखा, बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी थी तब देखा, लेकिन देखा था उन्हें, और उनका जो म्यूज़िक है वो मेरे दिमाग में है। तो उन्हीं की, तो वो अपने अंदाज़ में उस कॉम्पोजिशन को गाती थी, और मैं अपनी तरह से उसको गाता हूँ जैसे मुझे उसको इंटरप्रेट ख़ुद जो हमने किया। तो वो कुछ यूँ था कि भर ले पानी सुघर पनहारी, भर ले पानी सुघर पनहारी, अब ही सवेरा देखो कुआं है अकेला, अब ही सवेरा कुआं है अकेला, फिर ना ये भरन तोरी बारी, भर ले पानी सुघर पनहारी, भर ले पानी, अब ही सवेरा देखो कुआं है अकेला, अब ही सवेरा कुआं है अकेला, फिर ना ये भरन तोरी बारी, भर ले पानी। ओ मेहदी गगरिया उतारो नईम की, अपने पीर से कह रहे हैं, मेहदी जो उनके पीर हैं, कि मेरी भी तो गगरी कोई उतारे, कि मेहदी गगरिया उतारो नईम की, तू ना उतरी ये तो केहू ना उतारी, भर ले पानी सुघर पनहारी, भर ले पानी सुघर पनहारी, भर ले पानी। ये है। बहुत बहुत खूबसूरत, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सारा वक्त दिया, और इंशाल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी, और उम्मीद है आपसे और भी हम कलाम सुनेंगे, और भी बातें होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आदाब।